आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, आगरा साइड हाँ भैया पहुंची। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग भाई। अरे ये आगरा तो दिखाई दे रहा है, बाकी पब्लिक जो है वो इंदिरापुरम भी अब लग रहा है कनेक्ट होगा। बाकी अशरफुल है, अर्शदीप है, तकरीमा है, नैतिक है, बाकी वही पब्लिक अपनी पुरानी, शाबाश। और लवली भी आ गई है। ठीक, तो कहां पर थे हम लोग भाई? इंदिरापुरम वाले फोकस में आओ थोड़ा सा। ओजस, ये बीच में आ जाओ। सृष्टि, सृष्टि तुम बीच में आ जाओ बेटा। हाँ, अब कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक, कहां पर थे हम लोग लास्ट क्लास में भाई? वेट बाय वेट। अरे ये आरुषा तुम बीच में आओ, ये सिर्फ बीच वाली लाइन दिख रही है, दाएं बाएं बैठने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेंटर में बैठो। हाँ, बीच में बैठो बस, इधर उधर वाले दिख ही नहीं रहे। ठीक है, तो हाँ तुम भी आ जाओ बेटा, बीच में आओ उधर, बिल्कुल सही। अब जो लास्ट क्लास में हमने किया था, तुम बता रहे हो जैसे W/W वाली परसेंटेज की बात की थी, क्या W/V की भी बात की थी हमने? वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम भी हो गया था। Yes, sir. तो ये कहना फिर ठीक है क्या कि अगर मुझे कोई भी नहीं, कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म डेंसिटी के साथ दे दिया जाए तो मैं कोई भी दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या ये स्टेटमेंट ठीक? सोच के मतलब कर सकता हूं का मतलब फिर कर लूंगा, ये नहीं है कि आंसर कर लेंगे उसमें, क्या ऐसे नहीं, करना पड़ेगा। फिर सोच लो, अगर आप मुझे कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे दें विद डेंसिटी, तो आपका जो दिल करे फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा, चाहे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहेंगे वो निकाल के दिखा देंगे आपको, लेकिन डेंसिटी दे दीजिएगा। उसका रीजन है ना भाई, डेंसिटी दे देंगे तभी मैं वेट वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को वॉल्यूम में लिंक कर पाऊंगा। नहीं तो अगर आप डेंसिटी नहीं देते हैं तो वेट वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को वेट वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेट कर सकता हूं। जैसे मोलालिटी दी गई है, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोलालिटी निकालो, ये कर सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें मुझे डेंसिटी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम में घुस गए तो आपको डेंसिटी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म विद डेंसिटी, हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म विद डेंसिटी, आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसके बाद निकाल सकते हैं, हाँ या ना? सोच लो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे दिमाग लगाओ ना, मोलालिटी दे दी जाए और डेंसिटी दे दी जाए तो क्या मोलारिटी आ जाएगी? हमने किया हुआ। अच्छा, मोलारिटी दे दी जाए और डेंसिटी दे दी जाए तो क्या मोलालिटी आ जाएगी? अच्छा, अब वेट बाय वेट परसेंटेज दे दी जाए और डेंसिटी दे दी जाए तो क्या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी? मतलब आप समझिए हमने क्या, हम एक सवाल और कर लेते हैं, अगर तुम्हें जरा सा भी थोड़ा बहुत ढीला लग रहा है एक सवाल और कर लेते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सर, एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर आप डेंसिटी के साथ दे दे तो फिर मुझे ये नहीं सोचना है कि आप कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछेंगे, जो दिल करे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं अगर आपने डेंसिटी के साथ दे दिया तो। चलिए ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट, एनी टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर दे दिया जाए, एनी टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? कोई भी दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको डेंसिटी निकाल के दिखा दूंगा, हाँ या ना? गलत कह रहे हो सर, वो दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक मास वाला होना चाहिए, एक वॉल्यूम का। जब लल्लू आदमी, बस
अरे भाई डेंसिटी तभी निकल के आएगी ना जब दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन हो जिसमें एक मास में डील करता हो और एक वॉल्यूम में डील करता हो। अब दोनों ही मास में डील करते हैं तो डेंसिटी क्या अपनी निकालोगे? बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म देना चाहे दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेंसिटी निकालूं, तुम भूल गए, तुम्हें याद आएगा हमने लास्ट क्लास में मोलारिटी और मोलालिटी को यूज करके डेंसिटी निकालने के 3 मेथड सीखे। मोलारिटी को फिक्स किया, डी के टर्म्स में मोलालिटी निकाली और उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दिया, डेंसिटी आ गई। याद आ रहा है लास्ट क्लास में बात हुई थी हमारी ये? यस सर। मोलालिटी को फिक्स करके डेंसिटी को यूज करके मोलारिटी निकाली, उससे भी डी की वैल्यू निकाली। और तीसरा मेथड क्या था? मोलारिटी को भी साथ में चलाया, मोलालिटी को भी साथ में चलाया और एक तरफ से मास निकाला, एक तरफ से वॉल्यूम निकाला और दोनों को आपस में डिवाइड करके डेंसिटी निकाल ली। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप डेंसिटी किसी सॉल्यूशन की तभी निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक ऐसा हो जो मास में डील करता हो सॉल्यूशन के और एक ऐसा हो जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डील करता हो, तब आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ यहां तक दोनों बातें क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, जरा एक सवाल से इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं, तुमको देखते हैं कि तुम्हें यह बात याद है कि नहीं। चलिए 10% वेट बाय वेट एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है। इट इज 11% weight by volume also. Find out the density of this solution. Find out the density of this. क्या कह रहे हो बेटा? सर 1.1। 1.1 इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? अच्छा वो सवाल वही वाला है, तुमने भी लग रहा है वो यूरिया वाला सवाल याद कर लिया लग रहा है। हमने वैसे सही बताया, तुमने सही पकड़ ली बात हमारी। हमने पूरे इस चैप्टर में यही वाला सवाल याद कर लिया एक, बस इसी को घुमा घुमा के हमने तमाम सवाल बना लिए। अब 10 सवाल याद करने की क्या जरूरत है? मोलारिटी इसी में निकालो, इसी में मोलार, सब इसी से कर लिया हमने। तो तुमको भी ये बात समझ में आ गई। हमने लास्ट क्लास में सवाल किया था जिसमें यूरिया का एक्वस सोल्यूशन था जो 10% वेट बाय वेट था और 11% वेट बाय वॉल्यूम निकल के आया था, और तब तुम्हें सवाल में डेंसिटी गिवन थी 1.1। ऐसे ही है ना? लेकिन अब तुम भूल जाओ बात को। अब ये बताओ सवाल करेंगे कैसे? क्या यहां पर दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है? यस सर। निकालनी डेंसिटी है। क्या ऐसा भी ठीक है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास में डील करता है और एक वॉल्यूम में? तो फिर इसका मतलब है सर डेंसिटी आ जाएगी। अब बस अकल लगानी है, डेंसिटी आ जाएगी। हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि जब दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन हो जिसमें एक मास और एक वॉल्यूम को डील करता हो तो डेंसिटी निकालने के तरीके हमारे पास बहुत सारे थे। एक को फिक्स करिए, डी मानकर दूसरे वाले को निकालकर, समझ याद आ रही कुछ? और उसमें भी तुम्हें एक बात याद करने के लिए बोली थी कि अगर आप एक को फिक्स करके दूसरे को यूज कर रहे हैं तो बेहतर है कि मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस बनाकर वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकालिए। तुम याद करो जरा इस बात को। हमने एक सवाल किया था, तुम अपने पेजेस पलट के देखो, घर में तो तुम्हें मौका मिलता नहीं होगा तो तुम यहीं पढ़ लिया करो, ठीक? आप पेजेस पलट के देखो तो तुम्हें याद आएगा। मोलालिटी दे रखी थी 500, मोलारिटी दे रखी थी 18 और मैंने तुमसे डेंसिटी निकलवाई थी। उसके 3 मेथड्स किए थे। उसमें जो दूसरा मेथड था, तीनों में जो तीसरा मेथड था वो तो अलग ही था, बट मोलारिटी को फिक्स करके मोलालिटी निकाली गई, मोलालिटी को फिक्स करके मोलालिटी निकाली गई। उसमें जो ज्यादा इजी पड़ रहा था कैलकुलेशन वाइज, तुम देखो जरा, मैंने वहां मेंशन करवाया था तुम्हें कि मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस बनाकर वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर डी के टर्म्स में निकाला जाए तो वो ज्यादा आसान पड़ता है कैलकुलेशन। लेकिन तुम लोग को इन सब बातों से क्या लेने देना सर? अरे छोड़िए ना सर, देखा जाएगा। अरे ये सब बातें इंपॉर्टेंट होती, इनको नोट किया जाता है कि भाई साहब जब हम मोलारिटी और मोलालिटी को यूज करके डेंसिटी निकालते हैं तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। मोलालिटी फिक्स करो, मोलारिटी निकालो डी के टर्म्स में और उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दो। मोलारिटी को फिक्स करो, मोलालिटी निकालो डी के टर्म्स में और उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दो, या फिर दोनों लोगों को साथ में चलाओ। ये 3 मेथड्स। तीसरा मेथड तो अलग है, लेकिन ये जो शुरू के 2 मेथड्स है, इनमें जो बेटर मेथड है वो क्या बताया था मैंने कि मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फिक्स करके वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकालो और उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यही चीज हम यहां पर भी यूज करके देखते हैं। व्हाट इज माय मास वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म? द मास वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज वेट बाय वेट। एंड व्हाट इज वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म? दैट इज 11% वेट बाय वॉल्यूम। चलिए ठीक है, मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फिक्स कर देते हैं। यानी मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा एक्वस यूरिया सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। जल्दी से सोच के बताओ 10% वेट बाय वॉल्यूम को सृष्टि कैसे पढ़ेंगे? 10 ग्राम ऑफ यूरिया। ये सृष्टि तुम्हारी आवाज इतनी मोटी कैसे हो गई बेटा?
हाँ शेषी तुम बोलो। The 10 gram of urea in 100 gram of ऑफ 100 gram of solute. क्या? Solvent. Solution. देखो तीन ही लोग होते हैं, एक सल्यूट एक सॉल्वेंट, तुमने तीनों ही नाम ले लिए, बताइए आप। तो भाई 10 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, यही होती परसेंटेज। यानी कि 10 ग्राम ऑफ सल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट कौन सा है हमारा? सल्यूट है हमारा यूरिया। 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये अच्छा चलिए ठीक है सर, ये आपने डिफाइन कर दिया। अच्छा अब ये बताइए, इसको तो फिक्स कर दिया आपने, अब आप कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना चाहते हैं? अब आप वेट बाय वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, लेट द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन हम अज्यूम कर लेते हैं वो डी ग्राम पर ml। चलिए ये भी ठीक है, हमने डेंसिटी अज्यूम कर ली डी। अब बताइए क्या डी के टर्म्स में तुम वेट बाय वॉल्यूम निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर? वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए? ऊपर चाहिए सल्यूट का वेट, वो तो आपने फिक्स कर दिया 10 ग्राम, समझ रहे हो बात को? और नीचे चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, याद है? कैसे निकालोगे सर? ये देखिए ये क्या है? ये सॉल्यूशन का मास है और ये क्या है सर? ये डेंसिटी है। तो मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होता है, खत्म हो गया सवाल। यानी अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विल बी वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए वेट ऑफ सल्यूट हो गया 10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 बाय डी इंटू 100। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ गई, खत्म हो गया। वो कह रहा है क्या निकाल लो यार? मैंने कहा वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म निकाल रहा है। कह रहा अजीब बेवकूफ आदमी हो, वो कंसंट्रेशन टर्म तो दे रखा है 11। मैंने कहा दे रखा है तो लो बराबर कर देते, उसमें हमारा क्या जा रहा है? ये लिखिए 11 से इक्वेट कर दिया। समझ में आई बात? याद आ रहा है? यही तरीका होता था, किसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फिक्स कर दिया और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकाला और फिर गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दिया। अननोन क्या है? डी। आप आराम से सॉल्व करिए, 1.1 ग्राम पर ml आंसर आ जाएगा। और देख लीजिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, 100 से 100 ये वो सब कट जाएगा, आंसर 11/10 आएगा एंड दैट इज 1.1 ग्राम पर ml। भैया ये जो आगे बच्चा बैठा है, बेटा कॉपी खोल के देखो एक बार कैसा लगेगा। हाँ ये बात बढ़िया। अब हुआ ना, थोड़ा सा घर में भी तो बताना होगा ना कि कॉपी वॉपी, वरना घर वाले कहेंगे साले तुम्हें एक कॉपी दिलवाई थी, साल भर खत्म हो गया, तुमने कॉपी नहीं भर के दी अभी तक, तो उनको वो भर के भी दिखानी पड़ेगी। तो ये 1.1 ग्राम पर ml हो गया डेंसिटी। ये ठीक है सर। और क्या ये वाला ये मेथड ऐसा नहीं कर सकते ये सवाल कि वेट बाय वॉल्यूम को फिक्स करके डी के टर्म्स में वेट बाय वेट निकालें और उसको 10 से इक्वेट कर दें? क्या नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हो सकता है सर, थोड़ा बहुत मेहनत पड़े लेकिन कर सकते, इसमें कुछ नया नहीं है सर। साहब जैसा दिल करे वैसे कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बताया था कि इस वाले मेथड से थोड़े से कैलकुलेशन बच जाते हैं। यानी मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, ये हमारा मास वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और ये हमारा वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फिक्स करिए और वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकालिए और उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दीजिए। इससे कैलकुलेशंस थोड़े आसान लगते हैं, इस तरह से कर सकते। ठीक। अच्छा अब ये सवाल कराने का पर्पस क्या था? ये सवाल कराने का पर्पस ये है सर, वॉल्यूम वाले कंसंट्रेशन टर्म को मास वाले कंसंट्रेशन टर्म से डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो भी आपको डेंसिटी मिल जाती। जरा समझना और इस बात को आप सब लोग याद कर लेंगे कि सर इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं थी। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बात खत्म हो गई। आप डायरेक्ट कर सकते थे, इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं थी। यानी वेट बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है? 11 और वेट बाय वेट कितना दे रखा है? 10। 11/10 दैट इज 1.1 इज द डेंसिटी जो आपने इतना ड्रामा करके निकाली है। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। अरे तो ये सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? जब हम मोलारिटी कर रहे थे तब तो आपने पता नहीं क्या क्या करवाया था। तब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां मोलारिटी और मोलालिटी को डिवाइड करने से डेंसिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का और मोलालिटी के अंदर मास होता है सॉल्वेंट का। कुछ समझे बात को? यहां पर अच्छी बात क्या है? यहां पर अच्छी बात देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं जरा। एक बार पहले इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। नोट कर लो पहले ये वाला, फिर फॉर्मूला भी नोट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिख दूंगा मैं। हो गया आगे बढ़े? नहीं अभी तो एक बच्चे ने कॉपी खोली है, उसको तो टाइम लगेगा। हटा दे भाई इसको। ठीक चलिए, अब जो मैं कह रहा था ना वो ये वाली बात कर रहा हूं कि
मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चलिए फॉर्मूला भी ऐसे डिराइव करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं जरा याद करिए, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, जरा परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे लिखते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट को लिखते हैं वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप ये देख लीजिए कि अगर मैं वेट ऑफ सल्यूट को फिक्स कर दूं, मान लीजिए 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम फिक्स कर दिया, दिस वैल्यू इज फिक्स, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ये वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सल्यूट कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, आप क्या बचेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सारी दुनिया जानती है कि सॉल्यूशन के वेट को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करने से जो भी निकल के आता है वो डेंसिटी ही निकल के आती है। इसका मतलब, अब कुछ लोग ये कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में, हो सकता है तुम में से किसी के दिमाग में बात आ रही हो, सर वेट बाय, हाँ क्या बेटा, कृष्णा गुप्ता, ठीक है बेटा, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर जो 10% वेट बाय वेट है उसमें तो 10 ग्राम यूरिया होगा, और जो 11% वेट बाय वेट है उसमें 11 ग्राम यूरिया होगा। ये आपने डिवाइड कैसे कर दिया, कैंसिल कैसे कर दिया? अरे भाई ये बताओ, जो सोल्यूशन 11% वेट बाय वॉल्यूम है, क्या उसके अंदर 10 ग्राम यूरिया नहीं हो सकता? या 11% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 11 ग्राम ही यूरिया होगा। अरे याद करो, वो 11 ग्राम यूरिया तो तुमने अपने सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए बोला था ना, कि 11 ग्राम यूरिया 100 ml सोल्यूशन में होगा। अरे तो 10 ग्राम यूरिया 90 ml सोल्यूशन में, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सोल्यूशन के वॉल्यूम को कम कर दोगे अगर, तो यूरिया भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें सोल्यूट के मोल्स फिक्स हो गए। सोल्यूट का अमाउंट जब फिक्स हो गया तो एक केस में सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, एक केस में सोल्यूशन का मास आ जाएगा, दोनों को आपस में डिवाइड करके आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काम आप वहां इसलिए नहीं कर पाए थे मोलारिटी और मोलालिटी के केस में, क्योंकि मोलालिटी और मोलारिटी में न्यूमरेटर तो सेम होता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। मोलारिटी में वॉल्यूम आता है सोल्यूशन का और मोलालिटी में मास आता है सॉल्वेंट का, इसलिए उन दोनों को आपस में डिवाइड करने से आपको डेंसिटी सोल्यूशन की नहीं मिलती, इसलिए वहां पर आपको वो ड्रामा करना पड़ता है। यहां पर कोई ड्रामा नहीं करना, सर सीधे वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट से डिवाइड करिए, सीधे आपको डेंसिटी मिल जाएगी। यानी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डेंसिटी कभी भी निकालनी हो सॉल्यूशन की तो डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिवाइडेड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। दोनों को आपस में डिवाइड करके आप उस सॉल्यूशन की डेंसिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें जरा सा भी इसमें भी कोई वो हो रहा है कि भाई अगर ये फॉर्मूला याद ना रहा वगैरह वगैरह, तो आपको तरीका पता है, सर वेट बाय वेट वाले को एक्स फिक्स कर देंगे, डी डेंसिटी मानेंगे और डी के टर्म्स में वेट बाय वॉल्यूम निकालकर गिवन वैल्यू से इक्वेट कर देंगे, जो अभी हमने सवाल देखा था। आप आराम से कर सकते हैं। मतलब मैं तुमको कुछ याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर याद रखते हो तो ये आसान पड़ेगा, अगर याद नहीं रखते हो तो मेरी एक जनरल बात तुम्हें याद रहेगी कि सर जब दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन हो तो मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रेफरेंस मानकर डेंसिटी डी के टर्म में वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालता हूं और गिवन वैल्यू से इक्वेट करके डेंसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। ये जनरल स्टेटमेंट, समझ पाए बात को? किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। तकरीमा समझ में आया बेटा कुछ? यस। तुमने कुछ लेक्चर वीडियोस वगैरह लिए, कहीं से देखा, कुछ कुछ पढ़ा? यस, थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, एकदम फर्स्ट वाला? यस। अच्छा, तो ये बेटा अवेलेबल है इसमें। नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर डालो क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और मैं तो इसको जबरदस्ती लंबा खींच रहा हूं ताकि एक क्लैरिटी रहे और उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर लो। अब जैसे सैटरडे संडे के तुम्हें ब्रेक मिलेगा तो इसमें खत्म करना है इसको, है ना। मेन पॉइंट्स कम से कम पढ़ लिए जाए, मोल्स कैसे निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, किसी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे की जाती है, तो उसके लेक्चर्स वगैरह देखकर उसको फटाफट जो है खत्म करने की कोशिश करो, है ना। ओके सर। अच्छा, लवली समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ना मैं एक बड़ा, हालांकि मेरे पास अभी और सवाल है, मैं सवालों की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, चाहूं तो पढ़ाऊं या चाहूं तो ना पढ़ाऊं उस टॉपिक को, ठीक।
हालांकि तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे खुद भी पढ़ने के लिए कुछ बोला है, पता नहीं तुम लोग कर रहे हो कि नहीं। लॉज थे वो हमें पढ़ने हैं, सुने थे तुमने ये वाली बात कि करनी है तुम्हें ये वाली बात। लॉज आपको पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे होता है टेबल बना के वो भी पढ़ना। मैं हालांकि एक एग्जांपल तुम्हें करा दूंगा, लेकिन ये दो चीजें खुद से पढ़ रहे हो। मुझसे दोबारा मत पूछना सर आपने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं पढ़ा है। कोई लॉ नहीं होता, फर्जी लॉ होता है। एक बार एनसीईआरटी से 3 लॉ दे रखे, खटाखट पढ़ाइए, 2 सवाल लगाइए, खत्म करिए। कुछ नहीं पूछा जाता हमारे एग्जाम में, ठीक, लेकिन स्कूल में पूछ सकता। तो कम से कम वो लॉज और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना या पढ़ लीजिए अपने आप, ठीक है। अगर फिर भी कोई तकलीफ होती है तो वो हम करवा लेंगे, लेकिन यार और मैं तुम देखना एनसीईआरटी के हर चैप्टर में एनसीईआरटी के कुछ चीजें मैं जानबूझ के नहीं कराऊंगा ताकि तुम एनसीईआरटी खोल के जरूर देखो। मैं चाहता हूं चाहे फिजिकल का चैप्टर क्यों ना हो, आपको एनसीईआरटी खोलने की आदत हो जाए, क्योंकि मेंस का जो पेपर है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से आ जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए अब मैंने तुम्हें बता दिया, ढूंढ लो एनसीईआरटी में कहां लॉज दे रखे हैं और कहां इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, खोलो, पढ़ो, समझो, 2-3 सवाल लगाओ, भूल जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और पॉइंट पर आते हैं। तुम्हें बताओ किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब आप करते थे तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती थी? भाई ये अब इंदिरापुरम वाले जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा क्योंकि ये शायद उनके लिए नई बात आने वाली, ठीक। तो किसी भी रिएक्शन की जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती, आप उसके लिए क्या मांगते थे सबसे पहले? मॉलिक्यूलर मास। नहीं, सबसे पहले रिएक्शन मांगते थे ना भाई। आप ये कहते थे भाई हाँ आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको रिएक्शन बताता था। जब मैं आपको रिएक्शन बताता था तो आप उस रिएक्शन को बैलेंस करते थे और बैलेंस करने के बाद आप एनालिसिस स्टार्ट कर देते थे, ठीक। आप ये बता देते थे कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट बचेगा, कौन बनेगा, क्या बचेगा, वगैरह वगैरह, जितनी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो आप स्टार्ट कर देते, ठीक। अच्छा, अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अगर रिएक्शन ना होती तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते? तो सर हो सकता है रिएक्शन इतनी सिंपल होती कि हम खुद लिख देते। ये भी पॉसिबल है ना कि रिएक्शन इतनी सिंपल है कि हम खुद लिख देंगे अपने आप। अगर मान लो वो इतनी सिंपल ना होती तो भाई मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाएंगे, बताइए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाने से कितने ग्राम CO2 के बनेंगे? तो आप क्या कहेंगे? सर रिएक्शन मत दीजिए, हम अपने आप लिख लेते हैं, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। याद है सब लोगों को ये वाली रिएक्शन? ये हो, ठीक। अब आपने रिएक्शन लिख दी, उसको बैलेंस कर लिया, बैलेंस करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट कर। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जो है अब पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो आयरन ऑक्सलेट से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है। तुम कहोगे सर रुक जाइए, ये ना हो पाएगा, ये रिएक्शन हमें याद नहीं है, या तो आप दे दीजिए, और अगर आप नहीं देते तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने दुनिया भर की रिएक्शन याद नहीं कर रखी। अब मैं इसी बात पर आने वाला हूं। कुछ जगहों पर, हर जगह पर नहीं, इनफैक्ट ज्यादातर जगहों पर नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर बिना रिएक्शन के जुगाड़ लगाया जा सकता है एक कॉन्सेप्ट को सीखकर, जिसको एटॉमिक कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहा जाता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। तुम्हारे लिए मैंने देखा है किताबों में दिया जाता है, कुछ जगहों पर नहीं भी दिया जाता, क्योंकि ये कोई, बल्कि ज्यादातर जगहों पर नहीं दिया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, बिकॉज चाहे ये चीज एक जगह ही हेल्प करे, लेकिन हेल्प कर देती है और उस टाइम मजा आ जाता है ये सोच के, अरे यार ये तो POAC लगा के खट से सॉल्व हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई सवाल तुम्हारा इस वजह से रह जाए कि तुमने पढ़ा नहीं ये चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और शायद अपने आप नहीं समझ सकते, इसलिए मैं इसको तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो तुम्हें सबसे पहले दिल से मानना पड़े, ठीक। मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब यह है, और इसके नाम से मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे लोग समझ तो रहे होंगे कि इसका नाम क्या सजेस्ट करता, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो है, जिसको आप POAC कहते हैं, बिल्कुल साफ समझ में आता है कि ये एटॉमिक कंजर्वेशन का एक लॉ। क्या है मतलब इस बात का? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बताओ दिल से इस बात को मानते हो कि नहीं? क्या अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम्स गिवन हो, तो राइट हैंड साइड में उस सब्सटेंस के उतने ही एटम कन्वर्ट हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में उस एलिमेंट के उतने ही एटम कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एटम्स ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, जितने यहां होंगे उतने वहां चले जाएंगे। बताओ समझे कि नहीं? ये चीज तुम्हें दिल से माननी है। मतलब समझो, ये अगर तुम में से कुछ लोग इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं ठीक है होता, तो तुम सवाल नहीं कर पाओ। तुम्हें जब तक ये दिल से तुम नहीं मानोगे मेरी इस बात को, तब तक तुम नहीं समझ पाओगे इस बात को। सब लोग पहले इस बात को बिल्कुल दिल से माने कि सर एटम्स कंजर्व रहते हैं, एटम्स ना नए बन सकते हैं, ना पुराना ना नए, मतलब ना खराब हो सकते हैं ना बन सकते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं, बस ये तो क्लियर। और अगर ऐसे में किसी भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के 100 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं,
तो प्रोडक्ट साइड में भी उस एलिमेंट के 100 ही होंगे। वो अलग बात है वो 100 कहां बढ़ गए मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड में 100 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 100 ही होंगे, ना एक बढ़ेगा ना एक घटेगा, बिकॉज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बताओ ये बात समझे कि नहीं? दिल से मानना पड़ेगा। जो बच्चा दिल से मानेगा वो तो कर ले, जो दिल से नहीं मानेगा, जिसको जरा सा डाउट होगा वो फंस जाएगा। आप क्या कह रहे हो बेटा? पीओएसी कर लिया हम लोगों ने। हाँ सर, ट्यूटोरियल क्लास में कर दिया था, लास्ट क्लास में पीओएसी अच्छा आपने मतलब क्वेश्चन दिया था। ठीक है, आप ट्यूटोरियल में हमने इसको शायद उठाया था, लेकिन सारे बच्चे ट्यूटोरियल में आए थे क्या? तो फिर आगरा वाले आए थे ट्यूटोरियल में? क्यों नहीं आते तुम लोग ट्यूटोरियल में भैया? तो बहरहाल एक काम करते हैं, हम इस चीज को दोबारा से एक बार करके देखते हैं और कुछ नए सवालों के साथ करके देख लेते हैं। ठीक, तो लवली इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इसमें तो, है ना। इसको एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं, हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे। ठीक, तो इसमें पीओएसी ये कहता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग हो रही और कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता। ठीक, अब ये एक इक्वेशन जो मुझे पहले से पता है, ठीक, मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपको ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर x ग्राम लिया जाए तो CO2 के कितने ग्राम बनेंगे, मान लीजिए ये सवाल। ठीक, अब आप बताइए क्या ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट की एनालिसिस करेंगे, की हीटिंग करेंगे तो कितनी CO2 बनेगी? सर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कैसे की जाती है? सर बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, हो जाता है काम खत्म। अब ये इक्वेशन मान लीजिए बड़ी सिंपल है, हमें पता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या आएगा? सबसे पहले क्या सब लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगाने से 1 मोल CO2 के बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ x ग्राम का मतलब x बाय 100 मोल्स, यानी CO2 कैल्शियम कार्बोनेट के आपको x बाय 100 मोल्स दे रखे हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है। तो अगर 1 मोल में आग लगाने से 1 मोल CO2 बनती है तो x बाय 100 में आग लगाने से x बाय 100 मोल ही CO2 के बनेंगे। बताओ क्लियर है? यस सर। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए CO2 के कितने मोल बने, CO2 का कितना वेट बना, वगैरह वगैरह, तो आप सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करके ये काम कर सकते हैं। बड़ा आसान सवाल। ठीक, अच्छा अब चेंज करते हैं। मान लीजिए मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग की रिएक्शन आती ही नहीं, तुम्हें आती, बट ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। मान लीजिए मुझे नहीं आता कि कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगाने से क्या होता, और कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगाने की रिएक्शन क्या है उसको मैं जानता ही नहीं। अब आप कैसे करेंगे कितनी CO2 बनी? अब तो मुश्किल है सर, क्योंकि अगर रिएक्शन ही नहीं दिखती तो मैं बैलेंस ही नहीं कर पाऊंगा, और जब बैलेंस ही नहीं कर पाऊंगा तो सवाल कैसे सॉल्व करूंगा? सर अब ये सवाल नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं ये सवाल तुम्हें करके दिखाता हूं विदाउट नोइंग द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। देखो जरा कैसे, सेम तरीका है, आंसर तुम्हें सबको समझ में आ गया, CO2 के x बाय 100 मोल्स बनेंगे। अब मैं इस सवाल को चेंज करता हूं, मुझे नहीं पता बैलेंसिंग क्या है, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को कर सकता हूं। देखिए कैसे, मैं इस सवाल को करने जा रहा हूं इस तरह से, विदाउट नोइंग द केमिकल इक्वेशन। इतना तो समझ में आएगा तुम्हें कि आग किसमें लगाई जा रही है। हाँ सर ये तो आपने सवाल में बता दिया कि आग कैल्शियम कार्बोनेट में लगाई जा रही है, चलिए ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कितनी CO2 बनेगी, यही रिएक्शन है, इतना ही जानते हैं हम, इसके बारे में और कुछ नहीं जानते। क्या इसे रिएक्शन बोलोगे तुम? क्या ये ओवरऑल रिएक्शन है? नहीं। क्या इसको बैलेंस कर? नहीं सर ये रिएक्शन ही नहीं, तो आप बैलेंस की बात क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगाने से CO2 बन रही है, बस। आप ये बताइए कितनी CO2 बनेगी, ये सवाल। मैं इस सवाल को बिना रिएक्शन लिखे और बिना बैलेंस किए कर सकता हूं। कैसे, जरा सब लोग समझना। सबसे पहला स्टेप, क्या ये कहना ठीक है कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के जितने एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में कार्बन के उतने ही एटम्स होंगे? अकल लगाओ। क्योंकि एटम सर कंजर्व रहते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के 200 एटम है, राइट हैंड साइड में 500 बन गए, बन नहीं सकते, कम नहीं हो सकते। जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में किसी एलिमेंट के होंगे, राइट हैंड साइड में उस आदमी के उतने ही एलिमेंट एटम्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी एक चीज तो कंफर्म है, पहला स्टेटमेंट आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम्स इन CaCO3 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम्स इन CO2। बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है? जितने कार्बन एटम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हैं, उतने ही कार्बन एटम CO2 के अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है?
और जब Yes, sir. एटम सेम है तो फिर मोल्स भी सेम होंगे, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा? सेकेंड स्टेटमेंट आएगा मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन CO2। जब दोनों तरफ नंबर बराबर है तो दोनों तरफ मोल्स भी बराबर होंगे, ये भी ठीक है सर। ये कंफर्म है कि जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन उछल कर चलते 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 किसके अंदर घुस गया? CO2 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के जितने एटम्स होंगे वो सारे के सारे कार्बन एटम्स किसके अंदर चले गए? CO2 के अंदर। तो अगर दोनों तरफ कार्बन एटम्स बराबर है तो दोनों तरफ कार्बन एटम्स के मोल्स भी बराबर होंगे। यहां तक ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, जो थर्ड लाइन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है, जरा समझना अपने आप। तुम्हें यहां पर क्या लिखना है? कार्बन एटम्स के मोल CaCO3 के अंदर। तुम लोग याद करो, क्या ये 1 into मोल्स ऑफ CaCO3 के बराबर नहीं होगा? जरा समझने की कोशिश करो। CaCO3 के जितने मोल होंगे उतने ही तो कार्बन के मोल होंगे। याद है A2B3 वाला कॉन्सेप्ट? अगर A2B3 का 1 मोल होगा तो A के 2 मोल होंगे और B के 3 मोल होंगे। यानी अगर CaCO3 का 1 मोल है तो कैल्शियम का भी 1 मोल होगा, कार्बन का भी 1 मोल होगा और ऑक्सीजन के 3 मोल होंगे। याद है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कार्बन एटम्स के मोल्स चाहिए तो आपको CaCO3 के मोल्स को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको अगर कार्बन के मोल चाहिए तो जितने CO2 के मोल हैं उससे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी जितने मोल CO2 के होंगे इनटू 1 दैट विल बी द मोल्स ऑफ CO2। जितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे इनटू 1 दैट विल बी द मोल्स ऑफ कार्बन इन CaCO3। दोनों आपस में इक्वेट कर देते हैं। जल्दी से बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितने निकल के आ रहे हैं? मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3। सवाल में कितने दे रखे थे CaCO3 के मोल्स? x/100। ये हमारा फाइनल आंसर। विदाउट नोइंग द इक्वेशन, विदाउट नोइंग द बैलेंसिंग, जो आंसर आपका अभी आ रहा था x/100, वही आंसर आपका अभी निकल के आ रहा है। और इसमें आपने सिर्फ एक चीज यूज की है जिसको POAC कहा जाता है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का नाम दिया गया है। और इस POAC की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो थर्ड लाइन। कार्बन के एटम्स जितने वहां उतने यहां, कार्बन के जितने मोल वहां उतने मोल वहां, और कार्बन के मोल्स CaCO3 के मोल से निकालूंगा। CaCO3 के जितने मोल होंगे उतने ही कार्बन के मोल होंगे, क्योंकि यहां सबस्क्रिप्ट 1 लगा है और यहां पर भी सबस्क्रिप्ट 1 लगा है। तो जितने कार्बन के मोल्स CaCO3 के मोल्स होंगे उतने ही कार्बन के मोल होंगे, और उन कार्बन के मोल्स को आपस में इक्वेट करके आप कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से बनने वाली CO2 के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हाँ सर CaCO3 लिखा है राइट में, और आपने CO2 मतलब लेफ्ट में, तो सर CO2 के अलावा CaO पे भी तो होंगे ना कार्बन, वो भी तो ओवरटेक करेगा ना कार्बन आते। एक सेकेंड, CaO में कौन सा कार्बन है वे? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब शायद। कैल्शियम का जो C होता है वो। यस सर। नहीं सॉरी सर, सॉरी। हां कैल्शियम, वो कैल्शियम हो जाएगा मेरे दिमाग तो में। कैल्शियम होता है ना। हम कह रहे कॉपी खोल के बैठा करो, तुम मानते ही नहीं बात को। अच्छा बात वैसे तुम्हारी सही है कि कैल्शियम में भी तो C होता है, बात तो सही है। देखिए कैल्शियम ये है, कैल्शियम में भी तो C है। अरे ये कैल्शियम है भाई, इसमें कार्बन थोड़ा है। समझ में आ गया? सर आपने जैसे बताया कि O3 है जैसे, तो उसके 3 मोल्स होंगे। हाँ, अगर O के कहोगे तो 3 मोल्स होंगे। जितने कैल्शियम कार्बोनेट के हैं उसके 3 टाइम्स O के मोल होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी रिएक्शन में कार्बन के 2 एलिमेंट। ये है, ये तुम्हारी बात सही है, और यही तो मैं बात करना चाह रहा हूं। तुम खुद सोचो, सर ये मेथड कोई मुश्किल मेथड नहीं है, ये तो बड़ा आसान मेथड है। अगर आपको रिएक्शन ही नहीं दे रखी है और आपको रिएक्शन नहीं आती है तो आप ये वाला मेथड तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन यही है ना कि भाई आपको, जैसे अभी इस बच्चे ने बोला था कि अगर कैल्शियम के अंदर भी तो कार्बन है सर, अगर कैल्शियम के मतलब, हालांकि इसने तो बहुत गंदी बात बोली थी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कंपाउंड बना होता जिसके अंदर कार्बन है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारा सारा कार्बन CO2 के अंदर घुस गया? नहीं कह सकते आप भाई। ये तो कंफर्म है एटम्स कंजर्व रहते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस आदमी की हीटिंग करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब P4 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और P4O6 बन रहा है और P4O10 बन रहा है। मान लीजिए ये रिएक्शन, ठीक। अब बताइए आप क्या ये कह सकते हैं कि फास्फोरस के जितने एटम्स यहां हैं वो सारे फास्फोरस के एटम यहां हैं? नो सर। नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ तो यहां भी है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जितने यहां हैं उतने यहां प्लस यहां होंगे। ये क्लियर?
ठीक। अच्छा, Yes, ऑक्सीजन sir. के लिए क्या ये कह सकते हैं जितना ऑक्सीजन यहां है वो यहां है? नहीं सर, वो यहां Yes, प्लस sir. क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि आपको खुद भी ये पता होना चाहिए कि जिस एटम पर आप पीओसी लगा रहे हैं वो एटम प्रोडक्ट साइड में कहां कहां है। अगर आपको ये पता ही नहीं कि वो प्रोडक्ट साइड में कहां कहां है तो आप पीओसी अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी बात समझो, पीओसी एक बहुत लिमिटेशन के साथ अप्लाई की जा सकती है। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि जरा कोई भी सवाल कर लेंगे। नहीं, आपको बहुत खास जगहों पर पीओसी अप्लाई करनी पड़ती है। वो खास जगह कौन सी है? वो ऐसी जगह है जहां पर ये साफ बताया गया है कि अगर आप किसी एटम को कंजर्व कर रहे हैं, जो कि करना ही आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एटम यहां है और फिर वो एटम प्रोडक्ट साइड में कहां कहां है, ताकि आप ये बोल सके जितने एटम्स के मोल्स यहां हैं उतने यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस यहां है। यानी आप सिर्फ कंजर्वेशन यहां तभी लगा सकते हैं जब आपको उस एटम के बारे में ये आइडिया हो कि वो प्रोडक्ट साइड में कहां कहां पाया जाता है। समझो, क्लियर है ये वाली बात? सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या क्या कहा जा रहा है? अभी मैं और एग्जांपल लेता हूं तो मैं उससे समझ में आएगा, बट तुम समझो ये पीओसी जो है आपको कई जगहों पर मदद कर सकती। आपको अगर ये चीज समझ में आ जाए कि एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं तो आप पीओसी की मदद से बड़े अच्छे अच्छे और मुश्किल सवाल कर सकते हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, इसको हटाते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सर रिएक्टेंट में जैसे एक साइड में कार्बन के 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह कार्बन है, तो सर उधर भी 4 है तो कौन बड़बड़ा रहा है? हाँ बोलो दोस्त, नहीं समझ में आया। सर रिएक्टेंट साइड में जैसे कार्बन के 4 एटम है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में जैसे 2 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हाँ। एक प्रोडक्ट में भी 4 है और दूसरे प्रोडक्ट में भी 4 है। ठीक है, सर तो वो तो इस कह रहे हो कि सर 4 का 8 हो गया? सर मैं पूछ रहा हूँ वही वही चीज। नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? देखो अभी P4 में तो हो रहा था ना, अभी मैंने दिखाया था। P4 में तो हो रहा था, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था। एक सेकंड रुकना। देखो तुम जो कह रहे हो ना, तुम सिर्फ इसलिए ये बात बोल रहे हो क्योंकि तुमने फिर वही गड़बड़ कर दी। तुमने दिल से नहीं माना मेरी बात। जो दिख रहा है उसमें मत जाओ, जो दिमाग कहता है उस पे जाओ कि आगे क्या होने जा रहा है। अरे ये बताओ, जो रिएक्शन लिखी गई है वो बैलेंस भी तो नहीं है। आपके इधर 4 एटम्स है, उधर 8 एटम्स, ये आप कैसे कह सकते हैं? उधर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। मेरी बात समझ लो कि नहीं? बैलेंसिंग भी तो इसी एटॉमिक कंजर्वेशन से ही प्रूफ होती है। ये तो तुमने दिल से मान लिया ना कि कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 4 एटम है, अगर तो राइट हैंड साइड में जितने दिख रहे हो ऐसी की तैसी होंगे 4 ही। बताओ समझे कि नहीं मेरी बात को? जब तक तुम इस बात को दिल से नहीं मानोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम इसी चीज में कंफ्यूज रहोगे, सर ये क्या बात होती है, वहां 4 है वहां 8 है। 8 नहीं है, आपने बैलेंस नहीं कर रखा है। आप बैलेंस कर लीजिए, एटम बराबर ही होंगे हमेशा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? इसलिए आपको पहले, मैंने इसलिए सबसे पहले सब लोगों को बोल दिया था, आपको दिल से मानना है कि है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे इससे मतलब नहीं। क्योंकि हो ही नहीं सकता ना कि 4 का 8 हो जाए, हो ही नहीं सकता कि 4 का 3 हो जाए। 4 है तो 4 ही रहेंगे, ये तो कंफर्म है, बिकॉज दुनिया जानती है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उधर 4 एटम्स है तो इधर दिख क्या रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, टोटल इधर भी 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तब आपको पता चलेगा कि उधर P4 के दुगने करे जाएंगे 2 मोल, तब जाके वो उसको बैलेंस करेगा। मैं बात समझ रहा हूं ना? तो आप बिना बैलेंसिंग को देख रहे हैं, इसलिए आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इससे तुम्हें और चीज क्लियर होगी, और ये एक बड़ा अच्छा और मुश्किल एग्जांपल माना जाए। A मोल मान लीजिए ले लेते हैं I2, ठीक? ये रिएक्ट कर रही है B मोल्स ऑफ Cl2 के साथ। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ ICl and ICl3 formed assuming no reactant left। बहुत ही अच्छा सवाल हो। वो ये कह रहा है कि I2 और Cl2 को मिलाकर आपको ये बताना है कि कितना ICl और कितना ICl3 बनेगा। हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचे। अब तुम कहोगे सर ये कोई बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं 2 लोगों के मिलने से प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो सर ये तो आप पहले ही बता चुके हैं कि सर रिएक्शन लिखिए और उसके बाद बैलेंस करके अपना प्रोडक्ट की एनालिसिस चालू कर दीजिए। अरे तुम रिएक्शन ही नहीं लिख पाओ,
मैं बताता हूं तुम्हें क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये कोई सिंपल सवाल नहीं। आपको ये पता है तब तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि I2 और Cl2 के मिलने से पहले ICl बनता है, और ICl जो बना वो बचे हुए Cl2 से दोबारा रिएक्ट करके ICl3 बनाता। अगर आपको ये बात पता है तब तो आप ये सवाल कर पाएंगे, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिएक्शन ही नहीं पता। समझो मेरी बात। मान लेते हैं कि मुझे रिएक्शन पता थी, अब बताओ ये सवाल कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे पता है कि पहले सर ICl बनेगा और ICl बची हुई क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्ट करके ICl3 बनाएगा। अब ये सवाल कैसे करेंगे? अरे सर ये तो पुराना सवाल हो गया हमारा, अब तो वही लिमिटिंग एजेंट निकालिए, खेलते रहिए। चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ जरा, I2 के कितने मोल दे रखे हैं? A, Cl2 के कितने मोल दे रखे हैं? B, और इसके कितने बने होंगे? 0। ये ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग, ये शुरू हुआ है खेल। चलिए अब आप बताइए, प्रोडक्ट की एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता? बैलेंस। शाबाश, ये रिएक्शन, क्या अब ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं दोनों? चलो अब ये बताओ, प्रोडक्ट की एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं तो वो कौन करता है? लिमिटिंग एजेंट। कौन है लिमिटिंग एजेंट? सर A/1 B/1, कौन है छोटा नंबर, A/1 या B/1? सब लोगों को याद आ रहा है लिमिटिंग एजेंट कैसे निकाला जाता है? मोल्स divided by stoichiometric coefficient, and the stoichiometric coefficient of I2 is 1 and the stoichiometric coefficient of Cl2 is 1। तो आपको सबसे पहले कोने में चलना है, मोल्स को stoichiometric coefficient से डिवाइड करना है, मोल्स अपॉन stoichiometric coefficient। जहां पर भी ये नंबर छोटा निकल के आएगा, A/1 and B/1। बताइए A/1 और B/1 में छोटा नंबर कौन सा है? सर मुझे क्या पता छोटा नंबर कौन सा है, ना A दे रखा है ना B दे रखा है, मुझे कोई सपना थोड़ी ना आ रहा कि A/1 और B/1 में बड़ा छोटा नंबर बता दूंगा। अरे तो फिर लिमिटिंग एजेंट कैसे निकालोगे? निकाल लूंगा, क्योंकि अगर सर क्लोरीन लिमिटिंग हुई तो नीचे कहां से आएगी? अकल लगाओ भाई, को समझे कि नहीं बात को? तुम्हें नीचे भी तो क्लोरीन चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर खत्म नहीं हो सकती, ऊपर खत्म नहीं हो सकती तो वो लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन का लिमिटिंग एजेंट कौन है? समझे? I2। क्योंकि मुझे क्लोरीन को नीचे चाहिए, और अगर मैं क्लोरीन को ऊपर ही खत्म कर दूंगा तो नीचे क्लोरीन आएगी ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन का लिमिटिंग रेजेंट मेरा पक्का I2। और अगर लिमिटिंग रेजेंट I2 है तो इसका मतलब है सर प्रोडक्ट की एनालिसिस I2 ही करेगा। क्या बोलेगा? अगर मेरे 1 मोल होते तो आपके 2 मोल बनते, क्योंकि मेरे A मोल हैं तो आपके 2A मोल बनेंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो I2 है वो तो सर खत्म हो जाएगा, जो ICl है वो 2A मोल बन जाएगा। यहां तक ठीक है? वो 2A मोल आके नीचे खत्म हो जाएंगे, ये नीचे गिर गए। चलिए अब नीचे वाली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये बताइए नीचे क्लोरीन कितनी है? अरे सर जो ऊपर से बचेगी वही तो नीचे आएगी। कितनी बचेगी जरा बताइए? अगर मेरा 1 मोल होता तो क्लोरीन के 1 मोल खा जाता, क्योंकि मेरे A मोल खत्म हो गए तो क्लोरीन के भी A मोल खत्म हो जाएंगे। क्लोरीन के थे कितने? B। खत्म कितने हो गए? A। तो बचे कितने? B-A। यानी क्लोरीन बचा B-A, जो नीचे आके गिर जाएगा। सब लोग समझ लो क्या किया मैंने। यानी सबसे पहले मैंने फर्स्ट रिएक्शन का लिमिटिंग रेजेंट निकाला। फर्स्ट रिएक्शन का लिमिटिंग रेजेंट मैंने अकल लगा के निकाला कि क्लोरीन तो नहीं हो सकता, पक्का लिमिटिंग रेजेंट I2 होगा। और अगर I2 लिमिटिंग रेजेंट है तो वो क्या बोलेगा कि जितना प्रोडक्ट बनेगा मुझसे पूछ लेना, और जितना एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा वो भी मुझसे पूछ लेना। और ये सारी चीज तुम जानते हो, 1 मोल के बनने से, 1 मोल के खत्म होने से 2 मोल ICl बनेगा, तो A मोल के खत्म होने से 2A मोल ICl बनेगा। यानी ICl का प्रोडक्शन हुआ 2A, वो जाके नीचे बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, क्लोरीन कितनी बनेगी? अगर मेरे 1 मोल होते तो आपके 1 मोल खा जाता, मेरे A मोल है तो आपके A मोल खा जाऊंगा, आपके B है A मोल में खा गया तो आपके बचे कितने? B-A। यानी जो क्लोरीन बची वो नीचे आके गिर गई B-A। यहां तक ठीक है? अब मेरी सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होती। अब बताइए इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके एनालिसिस कौन करेगा? सर लिमिटिंग रेजेंट करेगा। कौन है लिमिटिंग रेजेंट? क्यों, कैसे पता? क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट Cl2। क्यों? क्योंकि सर अगर अब भी ये ना खत्म हुई तो फिर आपकी ये वाली लाइन बेकार हो जाएगी। अज्यूमिंग नो रिएक्टेंट लेफ्ट, क्या मतलब हुआ? कौन है रिएक्टेंट? I2 एंड Cl2।
अगर अब भी ना खत्म हुआ तो सर क्लोरीन तो बच जाएगी, तो सवाल ही गलत हो जाएगा। बात समझो, फर्स्ट स्टेप में किसको निपटाया तुमने, I2 को, और सेकंड स्टेप में किसको निपटाया, Cl2 को। यानी सेकंड रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट तो पक्का Cl2 होगा, क्योंकि अगर Cl2 बच गया तो हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा। यानी पहली रिएक्शन में मैंने क्लोरीन को बचाया, नीचे जाके फेंका, नीचे क्लोरीन खत्म हो गई। अब बताइए अगर लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्लोरीन बताएगा। क्या बोलेगा, अगर मेरा एक होता तो तुम्हारा भी एक बनता, मेरे तो B माइनस ए है तो तुम्हारे भी B माइनस ए, यानी मैं तो खत्म हो जाऊंगा और आपके B माइनस ए तैयार हो जाएंगे। क्लियर? यस। अच्छा, अब मैं ये पता कर लेता हूं कि ये जो एक्सिस रिएजेंट ICl वो कितना बचा, कैसे डिसाइड करेंगे। अगर मेरा 1 होता तो तुम्हारे भी 1 खा जाता, मेरे B माइनस ए है तो तुम्हारे भी B माइनस ए खा जाऊंगा। तुम्हारे हैं कितने, 2a, B माइनस ए मैं खा गया तो बचे कितने, बचे 2a माइनस B माइनस ए, दैट इज 3a माइनस B। ये वो मोल हैं जो फाइनली कंटेनर में नजर आएंगे ICl के, और ये वो मोल हैं जो फाइनली कंटेनर में नजर आएंगे ICl3 के। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। सर आसान तो है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सर इसमें ये इसलिए आसान है क्योंकि आपने रिएक्शन लिख दी। मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा था कि I2 और Cl2 की रिएक्शन इस तरह से होती है, मुझे कोई सपना आ रहा हो तब। अब मैं सवाल कैसे करूंगा, अब तो नहीं कर पाऊंगा। अब भी कर लोगे बेटा, अगर तुम POAC का इस्तेमाल करोगे, वो भी तुम्हें करके दिखाता हूं मैं। लेकिन सब लोग पहले ये समझ के देखें कि अगर मैं रिएक्शन जानता हूं तो इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस की कैसे एनालिसिस की गई है, और आपने फाइनली ICl और ICl3 के मोल्स कैसे अपने आप प्रिडिक्ट किए हैं, ये आप एक बार अपने आप चेक करके देखिए। ये आपके ICl के मोल्स हैं और ये आपके ICl3 के मोल्स। एक बार बताओ भाई, ये इंदिरापुरम वालों के लिए थोड़ा सा ये नया तो होगा, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बोल बोल के कर रहा हूं ये कि मेरे एक तुम्हारे एक बनाएगा, मेरे 2 तुम्हारे 2 बना, तो ये जो यूनिटरी मेथड में बार बार बोल रहा हूं, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर आप इस बात को समझ गए कि किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे की जाती, तो तुम समझो वो पूरी बात यहां पर आ रही है। सर सबसे पहले रिएक्शन लिख दीजिए, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने के बाद उन रिएक्टेंट्स के मोल्स डालिए, और मोल्स डालने के बाद कोने में जाके चेक करिए कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। इस सवाल में सर कोने में जाने से मदद नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी। लेकिन फिर भी मैं अकल लगा सकता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट वो आदमी होगा जो नीचे रिएक्शन में यूज ना हो रहा हो, और नीचे रिएक्शन में I2 यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे Cl2 चाहिए तो ऊपर Cl2 को बचाना पड़ेगा। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, I2, और Cl2 एक्सेस में होगी, और अगर I2 एक्सेस में होगा, नहीं Cl2 एक्सेस में होगी, और जो Cl2 एक्सेस में है वो नीचे जाके गिर जाएगी। अब कितना बच गई Cl2, कितना बन गया ICl, ये तो बड़ा आसान एनालिसिस है। उस एनालिसिस को कैसे किया, अगर बैलेंस इक्वेशन आपके पास है और लिमिटिंग रिएजेंट आपने पहचान लिया, तो हर सवाल का आंसर लिमिटिंग रिएजेंट ही देगा। कैसे देगा, अगर पूछा जाए कितना ICl बना तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जवाब देता है, अगर मेरे 1 मोल होते, ये दिख रहा है बैलेंसिंग, तो ICl के भी 2 मोल बनते। बताओ ठीक है? ये बात मैं इंदिरापुरम वालों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी बच्चे मुझे लगता है इस बात को आसान समझते हैं ना, बाकी बच्चे इस बात को जानते हैं। ठीक, तो अगर I2 का 1 मोल होता तो ICl के 2 मोल बनते। अगर I2 के तुम्हें सवाल में A मोल दे रखे हैं तो ICl के कितने मोल बनेंगे, 2A मोल्स। क्लियर है? ठीक, अच्छा अब ये निकाल लेते हैं कि क्लोरीन के कितने मोल बच जाएंगे। इस सवाल का भी आंसर कौन देगा, हर सवाल का आंसर लिमिटिंग रिएजेंट देगा। अब वो क्या बोलेगा, अगर मेरे 1 मोल होते तो तुम्हारे 1 मोल कंज्यूम कर लेता। ये तो रिएक्टेंट है ना, तो ये कंज्यूम कर रहा है। अगर मेरे 1 मोल होते तो तुम्हारे 1 मोल कंज्यूम कर लेता। मेरे तो A मोल है तो तुम्हारे A मोल कंज्यूम कर लूंगा। 1 है तो 1, A है तो A, यानी तुम्हारे कितने मोल खा गया, A। तुम्हारे थे कितने, B। खा गया A तो बचे कितने, B माइनस ए। ये B माइनस ए आके नीचे आ गए, समझ रहे हो? यानी ऊपर से जो क्लोरीन बचा वो B माइनस ए है जो कि नीचे आ जाएगा। उधर से ICl बन चुका है 2A, वो भी नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट मेरा Cl2 है। तो अब जो भी आंसर होगा वो Cl2 देगा। कैसे, अगर मेरा 1 होता तो आपके 1 बनते, मेरे तो B माइनस ए है तो आपके B माइनस ए बनेंगे। बताओ आ गया ICl3 का अमाउंट। अच्छा अब आते हैं कितना ICl बच गया, वो भी निकालते हैं। वो भी कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेगा, अगर मेरे 1 होते तो आपका 1 खा जाता, मेरे B माइनस ए है तो आपके B माइनस ए खा जाऊंगा। आए कितने तुम्हारे पास ऊपर से, 2A, B माइनस ए मैं खा गया तो बचे कितने,
2a minus b minus a. So the answer is 3a minus b. So finally in the container you have 3a minus b moles of ICl left and b minus a moles of ICl3 formed. ये आंसर हो गया. कर इसलिए पाए क्योंकि सर आपने मुझे रिएक्शन दिखा दी. अगर ये रिएक्शन ना होती तो मैं ये सवाल नहीं कर सकता. अब मैं तुम्हें बिना रिएक्शन के सवाल करके दिखाता हूं. देखो सर, मुझे नहीं पता कि पहले क्या बनता है बाद में क्या बनता है, कौन लिमिटिंग रेजेंट कौन एक्सेस रेजेंट, मैं कुछ नहीं जानता. लेकिन जो मैं लिखने जा रहा हूं तुम बताना कि वो सही लिख रहा हूं कि नहीं. मैं पहली लाइन ये लिख रहा हूं कि I2 और Cl2 के मिलने से ICl बनता है और ICl3 बनता है. बताओ ये तो ठीक है. कौन पहले बनता है कौन बाद में बनता है, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, मुझे रिएक्शन आती नहीं, मैं तो ये लिख रहा हूं दोनों के मिलने से बन क्या रहा है. उसने कहा बताओ ये कितना ICl बनेगा और कितना ICl3 बनेगा. दिस इज नॉट अ रिएक्शन. मैं कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं कोई बैलेंसिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि I2 और Cl2 के मिलने से ये दोनों बनते हैं. चलिए किसके कितने कितने मोल दे रखे हैं. सर इस I2 का A मोल दे रखा है, Cl2 का B मोल दे रखा है और पूछा जा रहा है इन दोनों के कितने मोल बनेंगे. चलिए मान लेते हैं एक के X मोल बनेंगे एक के Y मोल बनेंगे. चलिए अब लगाते हैं POAC. पहला स्टेटमेंट POAC का लगने जा रहा है आयोडीन एटम के ऊपर. अब मैं पहली लाइन बोलूंगा, तुम बताना तुम समझ पाए कि नहीं. नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन I2 दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन ICl प्लस नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन ICl3. यस सर. ये कैसे कह सकते हैं सर आप? ये आपने कैसे कह दिया सर? आपने सारी की सारी आयोडीन को उधर भेज दिया, ऐसा कैसे कर दिया आपने? अरे उसने बोला है ना कि I2 खत्म हो जाता है, नो रिएक्टेंट लेफ्ट. समझ में आई बात? अगर वो ये ना बोलता कि सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं तो दिमाग में क्या रहता, पता नहीं सारी I2 साला उधर गई कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आयोडीन वहीं रह गई हो. और अगर कुछ आयोडीन वहीं रह गई और आप क्या बकवास कर रहे हैं, तुम्हारे सारे वहां चले गए, गलत हो जाएगा सवाल. बताओ समझे? सर उस केस में POAC कर सकेंगे. उस केस में आप POAC अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद भी श्योर नहीं है कि प्रोडक्ट साइड में सारे लोग गए कि नहीं. क्योंकि सवाल में यह बात बोल दी गई है कि नो रिएक्टेंट लेफ्ट, तो दैट मींस ये क्लियर हो गया कि अगर नो रिएक्टेंट लेफ्ट तो जितना आयोडीन यहां है सब खत्म होकर इन दोनों के अंदर घुस जाए. समझ में आ गई बात? अच्छा, अब पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन है नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन I2 दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन ICl प्लस नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन ICl. ठीक है. ये दूसरी लाइन, अगर नंबर बराबर है तो मोल्स भी बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन एटम इन I2 they are equal to number of moles of iodine atom in ICl plus number of moles of iodine atom in ICl3. अब आते हैं तीसरी लाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन एटम्स इन I2 को क्या ये लिख सकते हैं 2 into मोल्स ऑफ I2? बस यही इंपॉर्टेंट है, जिनको ये समझ में आ जाएगा उनके लिए ये POC आसान हो जाएगी एकदम. ये तीसरी लाइन लिखने जा रहा हूं, 2 into मोल्स ऑफ आयोडीन. तुम बताओ जरा सोच के, 2 into मोल्स ऑफ आयोडीन इनडायरेक्टली किसके बराबर? वो I एटम्स के मोल्स के बराबर. जितने I2 के मोल होंगे उसके डबल आयोडीन एटम्स के मोल होंगे, क्योंकि यहां सबस्क्रिप्ट क्या लिखा है. वो तो ऐसे भी तुम समझो ना, अगर I2 का एक मॉलिक्यूल है तो एटम कितने होंगे? 2. अगर I2 के 2 मॉलिक्यूल है तो एटम्स कितने होंगे? 4, क्योंकि आयोडीन के 2 एटम के मिलने से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बनता है. तो जितने भी आयोडीन के मोल होंगे I2 के, उसके दुगने आयोडीन एटम्स होंगे. क्लियर है? ये तीसरी वाली लाइन समझ में आई? यानी अगर आपको इस I2 के अंदर आयोडीन के एटम्स निकालने हैं तो वो होंगे आयोडीन के मोल्स का 2 टाइम्स. चलिए ठीक है, उधर चलते हैं. इज इक्वल टू, कोई सोच के बताएगा कि यहां पर आयोडीन के कितने मोल्स होंगे? आयोडीन एटम के जितने ICl के उतना इंटू 1, यानी कि ये आ गया x इंटू 1, क्योंकि यहां सबस्क्रिप्ट 1. और ये बताओ जरा जल्दी से, इधर आयोडीन के कितने एटम्स होंगे? Y into 1. आई बात समझ में? यानी ये मेरी पहली इक्वेशन है. आयोडीन के मोल सवाल में A दे रखे हैं, तो दिस इज 2A इज इक्वल टू x प्लस y. ये मेरी पहली इक्वेशन. चलिए अब मैं POAC लगाने जा रहा हूं क्लोरीन एटम पर. अब जरा अपने आप बताओ जरा, क्लोरीन एटम पर POAC लगाते हैं. पहली लाइन, यार ये तो तुम में से कोई बताए यार, मुझे कोई बताए जरा. सृष्टि बोलेगी. सृष्टि बताओ पहली लाइन, जब आप क्लोरीन पे POAC लगाएंगे तो फर्स्ट लाइन क्या? Number of which atom? Number of Chlorine atoms. chlorine atoms. In Cl2. Cl2 are in number of atoms in ICl plus ICl. Number of chlorine atoms in ICl plus ICl3. plus ICl. ठीक. सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी?
number of moles of chlorine atom in Cl2 is equal to number of moles of chlorine atom in ICl plus number of moles of chlorine atom in ICl3. Yes, sir. अब वो जो तीसरी लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बताओ क्लोरीन आटम कितने होंगे मोल अगर क्लोरीन के मोल भी हैं, जल्दी से बताओ क्लोरीन के मोल्स कैसे लिखेंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक कर रहे हैं? Yes, sir. 2 इंटू मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ एक्स मोल्स ऑफ ICl प्लस 3 into moles of Y. बिल्कुल सही 3 इंटू मोल्स ऑफ ICl3। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो तीसरी लाइन है इसके अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2b इज इक्वल टू x प्लस 3y। यानी ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या मैं x और y सॉल्व कर सकता हूं? Yes. आप x और y सॉल्व कर लीजिए, अभी आपको 1 सेकंड में x और y की वैल्यू मिल जाएगी और इन दोनों के मोल्स मिल जाएंगे। आंसर वही आएगा जो आपने अभी निकाला था इससे पहले। बिना इक्वेशन के, बिना बैलेंसिंग के आप ICl और ICl3 के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिल से ही बात मानना था कि आयोडीन के सारे एटम्स यहां से वहां चले गए और क्लोरीन के सारे एटम्स वहां चले गए, क्योंकि सवाल में यह बात मेंशन की गई। इसमें जो तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, तुम में से कुछ लोगों को वो तकलीफ सिर्फ ये है, लेकिन अब अगर अब भी तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ना, सवाल तो यहीं से निकल के आता है। शुरू की जो 2 लाइनें आप बोलते हैं वो तो बकवास है, मेन लाइन ये है क्योंकि सॉल्यूशन तो यहां से निकल के आता है। तो ये वाली जो लाइन है उसको समझो कि अगर आप आयोडीन के मोल्स यहां पर निकालना चाहते हैं, आयोडीन एटम्स के मोल यहां निकालना चाहते हैं, तो आयोडीन मॉलिक्यूल के जितने मोल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2a। यहां पर अगर आप आयोडीन एटम के मोल निकालना चाहते हैं तो जितने ICl के हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ICl के कितने हैं? x, तो x इंटू 1 दे विल बी मोल्स ऑफ आयोडीन एटम। इसी तरह से यहां पर आयोडीन एटम के मोल y इंटू 1 होंगे। इसी तरह से जब आप क्लोरीन की बात करें तो 2 इंटू b इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस y इंटू 3। ये आपकी 2 इक्वेशंस बनती हैं। इससे x और y सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? B minus A. और यही आना भी चाहिए। लास्ट सवाल देखो जरा पीछे क्या किया था हमने। ये हमारा ICl3, इसका आंसर B माइनस है, और ये हमारा ICl, इसका आंसर 3a माइनस बी। यही आंसर आ रहा है। ICl हमारा x है और x की वैल्यू 3a माइनस बी है, ICl3 हमारा y है और y की वैल्यू b माइनस। विदाउट नोइंग द इक्वेशन, विदाउट नोइंग द लिमिटिंग रिएजेंट, बैलेंस इक्वेशन, कुछ नहीं करना, सिर्फ POC अप्लाई किया। लेकिन कर पाए क्यों? क्योंकि सवाल में उसने इशारा किया था अज्यूमिंग नो रिएक्टेंट लेफ्ट। अगर वो ये बात ना बोलता तो आप POC अप्लाई नहीं कर सकते। एक सवाल और दूं प्रैक्टिस के लिए यहीं पर। Yes, sir. सब लोगों को यहां तक कुछ कुछ समझ में आ गया। एक सवाल और कर लेंगे तो शायद पक्का हो जाएगा ये। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे और अच्छा, हल्का सा, सेम है एकदम। ये मैं जानबूझ के ABCD के फॉर्म में दे रहा हूं, मोल्स के फॉर्म में दे रहा हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाह रहा हूं। लेकिन एग्जाम में जब सवाल आएगा या किसी किताब से सवाल करोगे तो हो सकता है A मोल की जगह दे रखा हो 5 ग्राम, तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी 5 ग्राम को देख के? मोल निकाल लेंगे, ग्राम से मोल निकाल लेंगे। तो मैं उस कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहता हूं, इसलिए ताकि मैं मेन चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। तो ये मैंने A मोल ले लिया। A मोल P4 प्लस B मोल O2 forms P4O6 and P4O10. Assuming no reactant left, find out the moles of P4O6 and P4O10 form. देखो
देखो मैं तो चाहता हूं तुम इसको पीओएसी से ही करो, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इस बात से रिलेटेड कोई सवाल कभी हमको आईआईटी पेपर में या किसी अच्छे एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो मैं तुम्हें फिर अपनी तरफ से ही बता रहा हूं कि P4 और O2 के मिलने से जो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। P4 और O2 के मिलने से पहले P4O6 बनता है, और जो P4O6 है वो ऊपर से बची हुई ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करके P4O10 बनाता है। ये दो रिएक्शन चलती है। बताओ यहां तक समझ में आई? अब बताओ अगर तुम्हें ये पता होता तो क्या ये सवाल तुम कर सकते थे आप विदाउट यूजिंग पीओएसी? यस सर। Yes, sir. सर वही पुरानी पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन लिख दी, बैलेंस कर लेंगे, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट ड्रामेबाजी जैसे अभी हमने किया था कर लेंगे, हो जाएगा खत्म। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन ठीक है, लेकिन सर अब ठीक है, हम इस बात को याद रखेंगे कि P4O6 और P4O10 बनता कैसे, लेकिन सर इस सवाल में इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और तरह से भी कर सकते हैं, हम इस सवाल को किसी और तरह से भी कर सकते हैं। अब आप किस तरह से करेंगे ये बताइए। क्या इस सवाल में ऐसी कोई हिंट है जिससे आपको लगता है पीओएसी अप्लाई की जा सकती? ये यही है हिंट सर, जरा जल्दी से करो बताओ। सर 2a minus b upon 2 आंसर है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। किसके मोल बता रहे हो? सर y वाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्या हो गया? सब y b minus a देखो भाई दिन में मत पिया करो। और पहले सर ऑक्सीजन भी तो निकलेगी। मोल्स निकालने इन दोनों के कितने बनेंगे? ऑक्सीजन के क्या मतलब होता है? तो इसके कितने मोल दे रखे हैं? P4 के A, इसके B दे रखे हैं, इसके X मान लो, इसके Y मान लो, X और Y की वैल्यू सॉल्व कर लो, बस ये बताना है। सर y की वैल्यू ही आ रही है 2a minus b upon 2। Y की सबसे पहले फास्फोरस पर पीओएसी लगाओ। बताओ फास्फोरस पर पीओएसी लगाएंगे तो जो एक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी ये बताओ बस। फास्फोरस पे 4a शाबाश इज इक्वल टू 4x plus 4y। शाबाश। बताओ ये बात सब लोग एग्री करते हैं इस बच्चे से? चलिए ठीक है, आप जरा जल्दी से बताओ पीओएसी अगर मैं पीओएसी अगर मैं ऑक्सीजन पे लगा रहा हूं, आरुषा बताएगी भाई। एक सेकंड 2b इज इक्वल टू x plus 2y। ए 10y होगा ना? Sorry sir। हाँ तो 6x प्लस 10y। क्लियर है ये? तो ये हमारा दो इक्वेशन है, एक्स और वाई। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको तो कर ही सकते हो यार, एक्स और वाई निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा मुझे याद नहीं भाई। अब ये लीनियर इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना आता है, तुम अपने आप सॉल्व कर लेना। अब देखो तुमने यहां पर बिना इक्वेशन जाने कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस कुछ नहीं, सीधे सर ये बताइए पीओएसी लगेगी कि नहीं? आप बिल्कुल लगा दो। हमने कहा कैसे पता? कह रहा सारे खत्म हो जाएंगे। और कहां कहां गए ये भी तुम्हें पता है। सारा फास्फोरस इन दोनों के अंदर है, सारा ऑक्सीजन इन दोनों के अंदर है, यानी वो फास्फोरस और ऑक्सीजन कहां कहां है ये भी पता चल गया। और वो लोग सारे इधर आ गए ये भी पता चल गया। यही पीओएसी की लिमिटेशन है और यही पीओएसी की रिक्वायरमेंट है कि जिस एटम पर पीओएसी लगाई जा रही है वो एटम कहां था कहां है ये पता होना चाहिए। वो पहली बात तो सारा का सारा प्रोडक्ट के पास पहुंच जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात प्रोडक्ट में वो कहां कहां है ये आपको पता होना चाहिए।
पता चला अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट रह गया यार पता नहीं सारा फास्फोरस जो है वो इन्हीं दोनों के अंदर है या कुछ और भी बना होगा, हो सकता है कुछ और ना बन गया हो फास्फोरस का, तो आप सवाल मत करिए क्योंकि फिर तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम खुद ही समझो ना, अगर कोई और एलिमेंट भी फास्फोरस का कंपाउंड बना तो आप पीओसी गलत लगा रहे ना कि सारा फास्फोरस इन दोनों के अंदर है, अरे वहां भी तो है तीसरे वाले के अंदर, वो तुम्हें पता ही नहीं। तो इसलिए पीओसी सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब आप बिल्कुल क्लियर हो कि प्रोडक्ट साइड में उस एटम जिस पर आप पीओसी लगा रहे हैं वो एटम कहां कहां है, पहली बात। और दूसरी बात, वो सारा एटम इधर आ भी गया, कहीं ऐसा ना हो कुछ वहीं रह गया हो और आप पीओसी लगाए पड़े कि तुम्हारे सारे हमारे अंदर घुस गए। वो खुद बोलेगा कुछ तो मेरे ही अंदर रह गए, तुम्हारे अंदर कैसे चले गए सारे। बात समझ रहे हो? यानी आपको पीओसी अप्लाई करते वक्त इन सारी बातों का ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा और। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल और करते हैं, और ये सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा और आसान सवाल है और तुम्हें समझ में आएगा पीओसी का एप्लीकेशन क्या है। ये देखिए, एक बार पढ़ो और समझो बात। सर एजी का मोलर मास कितना होता है? अरे भाई बताओ, कुछ समझ में आया? पहले सोचो पीओसी समझ में आई कि नहीं इसमें। अच्छा, पीओसी की जरूरत क्या है पहले ये देखो, इस सवाल में क्या जरूरत है सर? इस सवाल में जरूरत ये है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मतलब सवाल ये है कि देखने से ऐसा लग रहा है, जो सवाल है वो ये है कि मेरे पास एक कॉइन, सिल्वर कॉइन, ठीक, इस सिल्वर कॉइन में कुछ तो सिल्वर है, कुछ क्या मतलब काफी सिल्वर है और कुछ गंदगी। मान लीजिए ये हमारा प्योर सिल्वर है और ये हमारा जो है इम्प्योरिटी। और वैसे भी मेरे ख्याल से तुम समझते भी होगे कि ये जो महंगे वाले आदमी होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब प्योर होते भी नहीं है। मतलब प्योर होते नहीं मतलब जैसे कॉइन हो गया या ज्वेलरी हो गई, तो ये जनरली प्योर गोल्ड से या प्योर सिल्वर से बनाई भी नहीं जाती, क्योंकि प्योर फॉर्म जो गोल्ड या सिल्वर की होती है काफी सॉफ्ट होती है। अब कॉइन है, अब तुम सोच रहे हो सिल्वर का, प्योर सिल्वर का कॉइन है, वो साला ऐसे हाथ वहां से मुड़ जाएगा, पता जेब में रखी घूम गया, इधर गिर गया, वो घूम गया, तो उसमें कुछ गंदगी मिला के उसको मजबूत करते हैं, ठीक है ना। तो वो यही बताना चाह रहा है कि भाई मेरे पास एक ऐसी ज्वेलरी भी होती है जो जनरली 24 कैरेट पे ज्वेलरी नहीं मिलती। जनरली ज्वेलरी जो होती है वो 18 कैरेट में या 20 कैरेट में या 16 कैरेट में या 14 कैरेट में बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो गंदगी मिलाना चाहते हैं उसके अंदर ताकि ज्वेलरी हार्ड हो जाए। अदरवाइज सॉफ्ट अपना गोल्ड कान में लटका है, गिर गया, मस्त हो गया, टूट टाट के समझ रहे। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या बोला है कि भाई मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है और ये जो सिल्वर कॉइन है इसके अंदर ये सिल्वर कॉइन का टोटल वेट 11.34 टोटल, यानी गंदा संदा सब मिला के 11.34 ग्राम। तो कह रहा है बताइए इसके अंदर प्योर सिल्वर की परसेंटेज क्या, कैसे निकलेगी प्योर सिल्वर की परसेंटेज? अगर इसके अंदर सिल्वर का वेट पता चल जाए तो परसेंटेज निकल आएगी। समझ लो कि नहीं बात को? टोटल कॉइन का वेट पता है, अगर आपको सिल्वर का वेट पता चल जाए तो परसेंटेज निकाल लोगे ना। तो आपको सिल्वर के वेट के बारे में सोचना है। कैसे निकालें सर? उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि आपने इस आदमी को जो है न जाने किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया है, HNO3।
देखिए ऐसा है सर, आपने क्योंकि कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दे रखी है, तो मुझे तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। हाँ ये ठीक है सर, डिसॉल्व करना है कर दीजिए, मुझे रिएक्शन नहीं पता क्या होगा। डिसॉल्व करने के बाद वो कह रहा है कि सेकंड स्टेप में मैंने इसके अंदर NaCl डाल दिया। मैंने कहा चलिए ये भी बहुत बढ़िया किया आपने। पता ये चला कि जो Ag है वो AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर गया 14.35 ग्राम। ये Ag कहां से आ गया यार यहां? सर ये प्योर Ag है जो गिरता 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 AgCl के अंदर घुस गया। बताओ समझे? और वो साफ कह रहा है ऑल द सिल्वर। क्या पता चला? ऑल द सिल्वर ना बोलता तो क्या करते? पता नहीं सर, सारा सिल्वर यहां आया है कि नहीं आया। वो खुद कह रहा है भैया सारा का सारा सिल्वर कहां से? कॉइन से निकल कर कहां गया? AgCl के अंदर। आप क्या ये कह सकते हो जितना सिल्वर के मोल यहां है उतने सिल्वर के मोल वहां होंगे? खत्म हो गया। यहां सिल्वर के मोल नहीं दिखाई देते तुम्हें? जितने AgCl के होंगे उतने ही सिल्वर के मोल होंगे। वो सिल्वर के मोल वहां निकालो, वेट निकालो, परसेंटेज निकालो, खत्म हो गया सवाल। समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी अकल लगाओ। यानी एक चीज क्लियर है कि ये वाली जो लाइन लिखी गई है ऑल द सिल्वर प्रेजेंट इन द कॉइन, वो सारा का सारा AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लगता है, और इस स्टेटमेंट की मदद से मैं बिल्कुल साफ निकाल सकता हूं कि मोल्स ऑफ Ag in AgCl is equal to moles of Ag in coin। क्लियर है ये? And moles of Ag in AgCl will be equal to the moles of AgCl। याद है, इसके जितने मोल होंगे उतने ही सिल्वर के मोल होंगे, बिकॉज Ag का कोफिशिएंट 1 है सबस्क्रिप्ट। तो अगर AgCl के मोल पता चल जाएंगे तो Ag के मोल पता चल जाएंगे, यानी Ag के मोल हो गए जितने AgCl के मोल हैं, और AgCl के मोल कितने हैं? 114.35 डिवाइडेड बाय 143.5 एंड दैट इज 0.1 मोल। यानी AgCl के मोल 0.1 है, और यही Ag के मोल होंगे, और यही Ag के कॉइन के अंदर पड़े हुए मोल होंगे। यानी मुझे भाई साहब सब लोगों के मोल दिखते हैं। ये मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि मुझे सिल्वर के बारे में पता था, तुम्हें शायद नहीं पता, तो वो एग्जाम में देगा। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इन दोनों को यूज करके ये 143.5 आएगा overall molecular weight of AgCl. So moles of AgCl will be 14.35 upon 143.5, and the moles of AgCl will be equal to the moles of Ag. So ultimately the moles of Ag in the coin they will be equal to 0.1। यानी यहां पर जो सिल्वर के मोल है वो 0.1 मोल। 0.1 मोल का मतलब कितना वेट हुआ? 10.8 ग्राम, बिकॉज सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है? 108। यानी 0.1 मोल का मतलब हुआ 10.8 ग्राम। बताओ परसेंटेज कितनी हुई? 10.8 अपॉन 11.34 इंटू 100%। कितना आएगा? 91%। इस सवाल को और गंदा भी बना सकते थे। सिल्वर का कॉइन लेते हैं, उसको पहले ए में डालते हैं, फिर बी में डालते हैं। उसको मतलब पहले ए में डालते हैं, ए से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बी में डालते हैं, बी से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सी में डालते हैं, सी से प्रोडक्ट बना जो उसको डी में डालते हैं, और फाइनली AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा 14.35। बताइए सिल्वर की परसेंटेज कितनी? सिल्वर कॉइन के अंदर सिल्वर कितना? प्रोवाइडेड ऑल द सिल्वर ऑफ कॉइन इज इन नाउ AgCl। बस बीच में 50 रिएक्शन हो रही है, मुझे आपसे मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है, सिल्वर कूदते 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 किसके अंदर घुस जाएगा? AgCl के अंदर। इसका मतलब AgCl के अंदर सिल्वर के जो मोल हैं वो सारे मोल किसके अंदर रहे होंगे? कॉइन के अंदर। आ गया आंसर? बीच में रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं। अब सोचो जो बच्चा मोल कॉन्सेप्ट लगाएगा वो क्या सोचेगा? सर ये सारी रिएक्शन तो लिखिए, तभी तो पता चलेगा कितना AgNO3 बना, कितना AgCl बना। अरे भाई रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। जब वो कह रहा है चीख चीख करके POAC लगा सकते हो, तो एटम्स को कंजर्व करो, सिल्वर को कंजर्व करके आप सिल्वर के मोल्स निकाल सकते हैं। सिल्वर के मोल से सिल्वर का वेट आ जाएगा, और वो वेट इस कॉइन में पता चल जाएगा। कॉइन में पता चलते ही आप उस सिल्वर की परसेंटेज कॉइन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओजस समझ में आया बेटा? Yes sir। वैभव? Yes sir। शुभ? शुभ समझ में आया बेटा? Yes sir। पीछे जो खंबे पे बैठे हैं लोग, समझ में आया बेटा? Yes आ गया। तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठते हो? आगे की तरफ बैठा करो। सर पीछे से सही दिखता है सर। पीछे से सही दिखता है? Yes sir। Yes sir। अच्छा, तो आगे वाले लोगों ने कम पैसे दिए क्या?
हाँ, जब टीवी देखना है तो ऐसे तो हमने देखा है फिल्मों में भी सर, वो जो महंगी वाली सीट होती है पीछे ही होती है। हाँ, अर्शदीप समझ में आया बेटा? यस सर। कृष्णा गुप्ता? यस सर। शाबाश। कोमल? यस सर। तो ये आसान था, मतलब सर, ये थोड़ा सा लेकिन फिर वही तुम ये दिमाग से निकाल देना कि सर अब तुम कोई भी सवाल पीओसी कर सकते हैं, बड़ा लिमिटेड मामला है, समझो। अब देखो ये कितना कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, अज्यूम ऑल द एटम्स ऑल द रिएक्टेंट्स आर फिनिश्ड और ऐसे करके, मतलब सर वो चीख चीख के कहेगा आप पीओसी लगाओ पीओसी लगाओ, अदरवाइज नॉर्मल सवालों में आप पीओसी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीओसी बहुत। अब सोचो अगर मान लो इस सवाल में ये वाली लाइन ना लिखी जाए, ठीक है, ये वाली लाइन हटा देते हैं। अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ सकता है? ये तो ठीक है कि सर तुम्हारा जो सिल्वर है वो आगे कूदेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं सर कूदते हुए बीच में गिर जाए, कहीं वो जो बीच में गिर जाए, मतलब कोई और ऐसा प्रोडक्ट बन जाए सिल्वर का जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मान लीजिए यहां कहीं बीच में ये बन गया, ऐसे तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए यहां बन गया Ag2CO3। अब सर कुछ सिल्वर जो है वो यहां चला गया और कुछ सिल्वर यहां गिर गया। अब आप ये कह रहे हैं कि सारा सिल्वर वहां से आया। अरे भाई ये बात कैसे कह सकते हो? तुम्हारा सारा सिल्वर वहीं से आया, लेकिन तुम्हारे साथ और भी सिल्वर था, इन दोनों को जोड़ोगे तब जाके ये बनेगा। बताओ समझे? तो वो मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं कि बीच में कहीं ऐसा तो नहीं सिल्वर का कोई और कंपाउंड बन गया हो। अगर बीच में सिल्वर का कोई और कंपाउंड बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इस सवाल में उसने इसलिए हिंट दे दी है, कुछ चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सारा सिल्वर उछलते उछलते AgCl के अंदर जाके गिर जाता। मस्त पीओसी लगाइए, काम खत्म, पीओसी कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। सिल्वर के मोल्स कैसे निकाले? किसके मोल्स बेटा? सिल्वर के मोल्स। सिल्वर के? यस सर। भाई जितने AgCl के मोल्स होंगे उतने ही तो Ag के भी मोल होंगे ना। यही तो तुम अभी भी कर रहे थे P4O6 में, P4O10 में, कि P4O6 का अगर X मोल है तो P का 4X होगा। सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Ag का सबस्क्रिप्ट कितना है? 1। तो AgCl के अगर मोल 0.1 है तो Ag के भी 0.1 होंगे और Cl के भी 0.1 होंगे, दोनों लोगों के 0.1 होंगे। समझ में आई बात? सर 14.35 में 3.5 क्यों डिवाइड किया फिर? वो इसलिए क्योंकि अच्छा ठीक है सर, ठीक है। देखो हमने अभी बोला था, तुमने सुना नहीं था, दिन में मत पिया करो, आदत ठीक नहीं। अपना रात में, अब भाई अब ठीक है, रात की सर एक बोतल खरीदी थी, बच गई, इसका ये मतलब थोड़ा ना सुबह पी के चले आएंगे। समझ लो बात को। आप दिन में होश में रहा करो, बेहतर रहता है। सब लोग समझ पाते हैं बात को। दिन में अपना होश में रहा करिए, रात में अपना पी लीजिए। समझ पा रहे हो? अभी भी इस चक्कर में रहे हो कि मोल कैसे निकलते हैं, बताइए। देखो आगरा वाले, जरा इसको कोने में लो, इस बच्चे को, ये इंदिरापुरम वाले, इसको कोने में लो और इसको सही से समझाओ एक बार। समझ लो ओजस? हाँ, इसको अभी कोने में लो, इसको समझाओ। अगर हाथापाई की जरूरत पड़े तो कर लेना, बाकी हम आके देख लेंगे। यार एक और सवाल था जो मैं चाह रहा था कराना। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है और ये पूछे गए सवालों में आता है। कहाँ गया? अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है। ये अच्छा सवाल। इस तरह के सवाल आईआईटी में कई बार पूछे गए। एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, और जब एडवांस में आ चुके हैं तो मेंस लेवल पर आने लगे। ये बहुत बढ़िया सवाल। देखिए आप, देखिए आसानी से समझ में आ रहा है आपको, और तुम पता नहीं मेरी बात को एग्री करते हो कि नहीं। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म। वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी विच डील्स इन वॉल्यूम, एंड अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज 30% वेट बाय वेट विच डील्स इन मास। निकालनी क्या है? डेंसिटी। सर ये तो पुरानी बात हो गई सर। बिल्कुल कर लेंगे। एक को रेफरेंस बनाया, दूसरे को निपटाया। सर जैसे करना है वैसे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब तो हो जाएगा। सब लोग कर पाएंगे? यस सर। इधर जो बच्चे इंदिरापुरम में बैठे हैं ये भी कर लेंगे?
Yes, sir. चलो एक बार शुरू करते हैं, करके दिखाओ जरा। किसी भी एक को फिक्स कर लेते हैं, मोलारिटी को फिक्स कर लो या 30%, जिसका दिल करे वो फिक्स कर लो, और उसके बाद गिवन वैल्यू से इक्वेट करके डेंसिटी को डी मानकर सॉल्व कर लो। वैभव कर लिया क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मतलब देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो सॉल्व कैसे करते हैं? भाई कुछ कर पा रहे हो? यस सर। अरे ये ट्रेन अंदर आ गई क्या? मेट्रो वेट्रो? आगरा में भी मेट्रो है क्या? अभी नहीं आई। सर अंडर वर्क, सभी वर्क चल रहा है उस पर। ठीक है, ये इस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे, डेंसिटी को डी मान लेंगे, मोलारिटी निकाल लेंगे, हो गया सॉल्व। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 30 ग्राम क्यूएच से मोल्स कितने आएंगे? 30 अपॉन, अच्छा हो सकता है तुम्हें पोटेशियम का एटॉमिक वेट ना पता हो, 39 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो क्यूएच कितना होगा? 56। तो 30/56 मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यार ये कहाँ ट्रेन चल रही है यार? अच्छा एक सेकंड, तुम अपने आप कर लो ना सवाल जरा जल्दी से यार, खत्म करो इसको। बंद हो गई? हाँ बंद हो गई। की आवाज है। किसकी? एसी की आवाज थी है। तो 30 ग्राम ऑफ KOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही लिखते हैं है ना। और उसके बाद आप मोलारिटी का इक्वेशन डेंसिटी के टर्म में। अब यार ये सब पुराना हो गया यार तुम्हारे लिए, यार बार बार वही करवा रहे हो। डी की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाए।
और देखो कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, और मैंने तुम्हें क्या बताया था, मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस बनाकर वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम ही आएगी। देखिए आसानी से सॉल्व हो रहा है। निकाला किसी ने आंसर डी का? 1.2 के आसपास। हाँ सही है, मुझे भी यही याद आ रहा है, 1.2 ग्राम पर एमएल ऐसे 1.2 के आसपास। हाँ ऐसे कुछ आएगा, 1.23 ठीक है। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, है ना। अगली क्लास में कुछ और 2-4 और टफ लेवल के सवाल करके फिर आगे खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो सब लोग इस चैप्टर को सही से रिवाइज करें, लॉज जल्दी से खुद पढ़ लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला खुद से पढ़ लेंगे, ताकि इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाए, ठीक है ना। तो अगली क्लास तक सब लोग इसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो चलो अगली बार फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।